नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं, कौन कौन से सिमिलर फिगर है, कौन कौन से सिमिलर फिगर नहीं है। सिमिलर का मतलब समरूप आकृति की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे, फिर हम समरूप की जो कसौटियाँ हैं, समरूपता की जो कसौटियाँ हैं, क्राइटेरिया, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये क्या है, कसौटियाँ इसकी क्या है। ये मैं सिर्फ रूल बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। ओनली रूल हम करने वाले हैं आज। तो फिर हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर बीपीटी थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, मैं इसको भी प्रमेय को सोल्व ना करवा के मैं सिर्फ इसको एक नियम के रूप में ले रहा हूँ, एक रूल के रूप में ले रहा हूँ। ठीक है, फिर इसका हम कन्वर्स करने वाले हैं। उसके बाद में जो त्रिभुज की कसौटियाँ हैं, उन त्रिभुज की कसौटियों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कसौटियों को पढ़ने वाले हैं, तो इनके ऊपर मैं एक एक क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये क्लास। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर आप जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको सोल्व कर सकते हो। अब चाहे पीछे की कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लो, एनसीईआरटी या आरबीएससी के कोई भी एग्जाम उठाओ, इन इन रूल के आधार पे कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सिमिलर फिगर है, समरूप आकृति क्या होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि सिमिलर फिगर क्या है। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। सिमिलर सिमिलर फिगर, हिंदी में बोलेंगे समरूप आकृति। तो सिमिलर फिगर का जो पहला सिमिलर फिगर, देखो पहले होते क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि जो देखने में एक जैसी वस्तु, वे वस्तुएं जो देखने में हूबहू एक जैसी हो, उसकी साइज पे डिपेंड नहीं करता। साइज छोटी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दिखने में एक जैसी होनी चाहिए। जैसे हम किसी की पिक्चर हम ले लेते हैं और उस वस्तु को जो देखते हैं तो देखने में तो एक जैसी है, लेकिन साइज क्या है, अलग अलग हो गई। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ आपको फिगर बताता हूँ जो कि हमेशा ही सिमिलर फिगर होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है वर्त। सबसे पहला जो है वो वर्त है ना, यानी कि सर्कल। सर्कल हमेशा ही, सर्कल क्या होगा, समरूप फिगर होगा। जैसे ये भी, ये बना लेते हैं, इसको अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है आज। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, अब इन तीनों के अंदर देखो आप, यदि आप इन तीनों के अंदर देखते हो, इन तीनों फिगर के बारे में देखो एक बार, कि ये जो तीनों फिगर हैं, इन तीनों फिगर की रेडियस कुछ अलग है। तीनों फिगर की रेडियस अलग अलग है, लेकिन दिखने में एक जैसे हैं। तो वर्थ हमेशा क्या होंगे, हमेशा ही सिमिलर फिगर होते हैं। अच्छा, उसके बाद में हम दूसरा जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, वर्ग, स्क्वायर। कौन होगा, वर्ग। वर्ग भी हमेशा कैसा होगा, स्क्वायर की यहाँ पे बात हो रही है। स्क्वायर, वर्ग,
की बात हो रही है। वर्ग भी हमेशा कैसे होते हैं बेटा? वर्ग भी हमेशा ही सिमिलर फिगर में आते हैं। ठीक है, मैं यदि यहाँ पर वर्ग बना के आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास वर्ग होगा, जैसे ये हो गया और ये हो गया। दिखने में दोनों एक जैसे हैं, परंतु क्या हो गए? साइज में अलग अलग हो गए, लेकिन सिमिलर फिगर होते हैं। उसके बाद में होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, इक्वालेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज भी हमेशा क्या होंगे? इक्वालेटरल होंगे। ठीक है, ये भी हमेशा इक्वालेटरल होंगे, जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो? इक्वल हो। ये ठीक है, जिनकी तीनों भुजाएं क्या होंगी बेटा? इक्वल होंगी, तीनों साइड इक्वल होंगी। जैसे इसका नाम दे दिया ए बी सी, पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में नॉन सिमिलर की यदि मैं बात करूं तो नॉन सिमिलर फिगर क्या है? तो नॉन सिमिलर फिगर जो होगा, असमरूप आकृति की बात हो रही है। असमरूप आकृति, तो असमरूप आकृतियाँ कौन सी होती है? जो हमेशा ही असमरूप के अंदर आती है। तो उनका जो एग्जाम्पल है वो पहला हो जाएगा समलम, समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज कैसा होता है? ऐसा। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है आपको, ये समलम चतुर्भुज है, ये वाला। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये। ठीक है, जिसकी दो आमने सामने की साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है, एक पेयर। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी जो आकृति है जिसकी मैं बात करूं वो है हमेशा ही विषम बाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल की बात हो रही है, विषम बाहु त्रिभुज। सम समद्विबाहु त्रिभुज भी दे सकते हो आप यहाँ पे। आइसोस्केलन की बात मैं कर रहा हूँ, आइसोस्केलन त्रिभुज भी आप दे सकते हो, लेकिन ये दोनों ही आकृति फिगर जो है वो समरूप फिगर होंगे। ठीक है, जिसकी दो तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, ट्रायंगल ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम करते हैं रूल नंबर 3। ये रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 की यदि मैं बात करूँ तो रूल नंबर 3 मेरे पास हो जाएगा क्या? त्रिभुज की कसौटी। ठीक है, इसका जो क्राइट एरिया है वो क्राइट एरिया क्या होगा? ठीक है, क्राइट एरिया सॉरी, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है कसौटी। इसकी जो कसौटी है वो क्या है? देखो, इसके अंदर दो बातें हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात यह है कि क्रॉसपोंडिंग एंगल आर इक्वल होते हैं। पहली कसौटी क्या है? क्रॉसपोंडिंग एंगल आर इक्वल। कहने का मतलब संगत कोण बराबर होते हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल का मतलब संगत कोण क्या होंगे? बराबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर। संगत कोण बराबर होने का मतलब यहाँ पर मेरा है कि कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं हम, जैसे ये दो त्रिभुज ले लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा फिगर सही से नहीं बन रहा है क्योंकि आज ये थोड़े से मिस्टेक कर रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। तो जैसे मान के चलो ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री का है, ये एंगल मेरे पास
80 डिग्री का है और ये मेरे पास 40 डिग्री का है। ठीक है, इसी प्रकार से ये मेरे पास 60 डिग्री का, ये मेरे पास 80 डिग्री का, और ये जो एंगल है मेरे पास 40 डिग्री का। तो यहाँ देखो पी क्यू आर ए बी सी। तो यहाँ देखो एंगल ए और एंगल पी ये दोनों एक दूसरे के संगत है, एक दूसरे के संगत है, क्रॉसपॉन्डिंग है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे क्यू और बी, आर और सी, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो जो भी समरूप त्रिभुज होगा, जो भी समरूप त्रिभुज होगा, उसका पहला नियम यही है उसकी समरूपता होने का कि उसके संगत कोण बराबर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, उसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल होंगी। क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती, समानुपाती है, समानुपाती हो, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो संगत भुजाएं हैं उन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे पी क्यू, जैसे ये पी क्यू है, पी क्यू अपॉन ये संगत ए बी, पी क्यू और ए बी संगत भुजाएं हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पी क्यू अपॉन में ए बी इज इक्वल टू होगा पी आर अपॉन में ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन में बी सी। ये होती हैं इनके संगत कोण, सॉरी संगत भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है, या कह सकते हो कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यदि ये दोनों नियम, इनमें से एक भी नियम लागू नहीं होता तो वो समरूप आकृति नहीं होगी। यदि ये दोनों नियम लागू होते हैं तो वो समरूप आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा। सेकंड यदि मैं बात करूँ, सेकंड में बात करूँ यदि बीपीटी थ्योरम की, कि बीपीटी थ्योरम क्या है, थेल्स प्रमेय की यदि मैं बात करूँ, तो ये मेरा रूल नंबर 4 हो जाएगा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। अच्छा, थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, बीपीटी, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, बीपीटी कहा जाता है। ठीक है, ये बीपीटी है क्या, ये बीपीटी थ्योरम है क्या। जैसे कोई ट्रायंगल है मेरे पास, ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, चलो मैं इसको वैसे बना देता हूँ इस ट्रायंगल को। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। तो बीपीटी या थेल्स प्रमेय कहती क्या है, थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि त्रिभुज की कोई एक भुजा के बराबर, ये सॉरी एक भुजा के समांतर यदि कोई दूसरी भुजा किन्हीं दो भुजाओं को काटती हो, दो भुजाओं को काटती हो, तो कहने का मतलब इसको रूल में समझो आप। तो रूल क्या है इसका कि डी ई समांतर है बी सी के, यानी कि कोई भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा होगी जो बाकी अन्य शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी उनको। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय। तो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई भी दो भुजा है जो है एक भुजा के प्रोपोर्शनल कोई दूसरी भुजा होनी जरूरी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बी सी के समांतर कौन सी है, डी ई, तो डी ई बी सी के समांतर, ये कंडीशन होनी चाहिए किसी भी त्रिभुज के अंदर। ये कंडीशन यदि आपको दिखाई देती है कि किसी एक
भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो क्या कहता है, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, तो क्या होगा, तो जैसे देखो याद करने के लिए मैं बता दूं कि हाफ के अपोन में हाफ आप कर सकते हो, ए डी अपोन में डी बी, आप कह सकते हो कि ए डी अपोन में डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई अपोन में ई सी। यानी कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि याद करने के लिए लिखना नहीं है, ये बराबर नहीं होता, क्योंकि बीच में इंटरसेक्ट नहीं करता है इसके मध्य में ना, तो बीच का बिंदु नहीं है। इसको हम नॉर्मली याद करने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि हाफ के अपोन में हाफ, ए डी अपोन में डी बी, ए डी अपोन में डी बी और ए ई अपोन में ई बी, ये दो भुजाएं हो गई, क्या होंगी, भुजाएं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के समानुपाती होती है, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हाफ के अपोन में फुल, ए डी अपोन में ए बी, हाफ के अपोन में फुल, देखो ए डी भुजा ये यहाँ तक है और ए बी फुल है, ठीक है। इसी प्रकार ए ई अपोन में ए सी, या फिर इसको ये कह सकते हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप हाफ के अपोन में हाफ ले रहे हो या हाफ के अपोन में फुल ले रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन आप जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो उसके लिखने का तरीका क्या होगा, तो आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करनी है प्रत्येक क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करनी है, बीपीटी थ्योरम के लिए, या फिर कन्वर्स हो, या तो कन्वर्स होगा उसका या बीपीटी होगी, सिर्फ 3 स्टेप आपको करनी है और उसी से आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। वही आपकी मेन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि आपको जो त्रिभुज दे रखा है उस त्रिभुज का नाम लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, त्रिभुज का नाम। तो आप लिख सकते हो जैसे त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले आपको त्रिभुज का नाम लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, हो गया। अच्छा, उसके बाद में आपको क्या दिया गया है, यदि वो थेल्स प्रमेय है, बीपीटी थ्योरम है, तब तो आप लिखोगे क्या कि कोई दो भुजा क्या होंगी आपस में समांतर होगी, किसके, बीसी के। ये दिया हुआ मिलेगा आपको, दिया है, ये दिया, इंग्लिश में आप लिख सकते हो गिवन, ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि डी ई बी सी के समांतर है। तो तीसरी स्टेप, कंटिन्यू तीनों स्टेप लिखनी है आपको। तीसरी स्टेप क्या लिखोगे कि ए डी अपोन में डी बी, हाफ के अपोन में हाफ, ए ई अपोन में ई सी, और यहाँ लिख दोगे बाई बीपीटी। बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी इसको आप थेल्स प्रमेय भी कह सकते हो या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कह सकते हो, बीपीटी कह सकते हो शॉर्ट में, ठीक है, बीपीटी से। इसको समीकरण नंबर हमेशा 1 मानोगे। ये 3 स्टेप हैं, ये 3 स्टेप प्रत्येक क्वेश्चन में आपको लिखनी है बेटा, ठीक है, ये याद रखना, प्रत्येक क्वेश्चन में ये तीनों स्टेप लिखनी है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम करते हैं रूल नंबर 2, रूल 5। तो रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 है इसका विलोम, बीपीटी थ्योरम का विलोम, थेल्स प्रमेय जो है इसका विलोम लिखना है आपको, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ बीपीटी, कन्वर्जन इसका लिखना है आपको, ठीक है बेटा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, या फिर हिंदी में आप लिख सकते हो उसको बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से। क्या लिखोगे, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल ए बी सी में, फिर दिया गया जो दे रखा है, तो देखो इसका बीपीटी का जो विलोम है वो क्या होगा, या तो आपको ये दिया हुआ मिले,
यदि दो समांतर भुजाएं दिए हुए मिले त्रिभुज की तो बीपीटी थ्योरम, और यदि उसकी साइड प्रोपोर्शनल दे रखी हो तो वो बीपीटी का विलोम। ये पहचानने का तरीका। तो सबसे पहले त्रिभुज का नाम लिखोगे, फिर त्रिभुज का नाम लिखने के बाद यदि कन्वर्जन दे रखा है, यदि उसका कन्वर्जन दे रखा है ए डी अपॉन में ए ई अपॉन में ई सी, यदि आपको ये दे रखा है, दिया है, सेकंड स्टेप आ गई। थर्ड स्टेप क्या लिखोगे? थर्ड स्टेप लिखोगे आप यहाँ पर कि डी ई समांतर होगी बी सी की। किससे? किससे? बीपीटी विलोम से। बीपीटी विलोम से। मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ साइड में अच्छे से। बीपीटी के विलोम से ये लिखोगे आप। ये समीकरण नंबर 2 एक हो जाएगा। क्वेश्चन अलग होगा नहीं तो या तो आपको क्या देगा, बीपीटी थ्योरम देगा तो आपको समांतर देगा और आपको ये प्रूफ करने के लिए कहेगा इस प्रकार की, ठीक है। और यदि कन्वर्जन देगा तो आपके पास ये दिया हुआ मिलेगा और आपको समांतर सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो ये इसका विलोम हो गया। ओके, इसके बाद में यदि हम चर्चा करें कि त्रिभुज की कसौटियों के बारे में, कि त्रिभुज की कसौटियाँ क्या है, तो चलो बढ़ते हैं आगे त्रिभुज की कसौटियों के अंदर। तो समरूपता की कसौटियाँ, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमने ये पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी जो नियम है वो क्या है वो देखेंगे, ठीक है बेटा। तो ध्यान से समझना कि समरूप कौन सी होंगी, या तो संगत कोण बराबर होंगे और साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। उनकी साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, होगी ना, प्रोपोर्शनल समानुपाती होंगी। तो इसके लिए हमारे पास पहला जो नियम होगा वो क्या होगा कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, किस नियम से होंगे। ए बी सी समरूप होगा, ये किसका है, समरूपता, सिमिलरिटी का, पी क्यू आर। तो कैसे कैसे यहाँ पर एक डायग्राम हम बना लेते हैं त्रिभुज का। ये त्रिभुज का डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है। इसका नाम दे दिया ए बी सी। दूसरा त्रिभुज हमने ऐसा बना लिया जिसका नाम दे दिया पी क्यू आर। तो यदि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल आपके पास 40 डिग्री है और ये दे रखा हो 80 डिग्री, तो संगत कोण क्या होनी चाहिए, बराबर। तो 60 डिग्री, 40 डिग्री और 80 डिग्री। यदि ये सिचुएशन दे रखी है, यदि ये सिचुएशन दे रखी है तो आपको साइड का प्रोपोर्शनल चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो समरूप आकृति होंगी किस नियम से हुई कि तीनों कोण बराबर आ रहे हैं, यानी कि संगत कोण बराबर आ रहे हैं। तो इसकी कसौटी क्या हो जाएगी, इसका लिखेंगे हम बाई एंगल 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 से, ठीक है। कोण 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 नियम से, ठीक है। इससे ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। आपको चेक क्या करना है कि ये पहले तो ये चेक करना है कि इन तीनों कोण, संगत कोण यदि इक्वल आ रहे हैं, तीनों कोण इक्वल आ रहे हैं तो वो त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है। दूसरा दूसरा यदि कोई दो कोण, यदि ये मान के चलो ये कोण आपको नहीं दे रखा है, तो कोई दो कोण भी यदि इक्वल होंगे, है ना, तो भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। क्योंकि दो कोण यदि इक्वल होंगे तो तीसरा कोण खुद ही क्या हो जाएगा, उसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल एंगल रूल इसको बोलते हैं। तीसरा तीसरा आ जाएगा साइड पे। जैसे मान के चलो ये ट्रायंगल आपको दे रखा है,
इसी में लिख देता हूँ मैं। जैसे मान के चलो इसकी ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर हो और ये 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल की ये 3 सेंटीमीटर हो, ये 2 सेंटीमीटर हो और ये 5 सेंटीमीटर हो। तो अब ध्यान से देखो, क्या होना चाहिए, संगत भुजाएं बराबर का अनुपात बराबर होगा। तो 6/3 होगी, 6/3 होगी, तो 1 2 आ गई, फिर 10/5 होगी तो 2 आ गई, 4/2 होगी तो 2 आ गई। तीनों 2 2 आई है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 3/6, 2/4 और 5/10। तो साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि आप कह सकते हो कि साइड ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू होगा बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू पी ए सी अपॉन में पी क्यू। किस नियम से, साइड साइड साइड, क्योंकि इसके अंदर तीनों ही हमने साइड लिया है, तो ये साइड साइड रूल से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। फॉर नेक्स्ट, यानी कि 4 नंबर पे, यदि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर, ये समरूप कब होंगे, किस नियम से समरूप होंगे, ये हों, मान लिया कोई दो ट्रायंगल है, जैसे एक ट्रायंगल ये आपके पास ये है और एक ट्रायंगल आपके पास ये वाला है, ठीक है। यदि ये साइड 6 है, ये आपको दे रखी है 10, ये दे रखी है आपको 3, ये 5 और ये एंगल, बीच का एंगल, इन दोनों साइडों के बीच का कोई भी साइड हो, उनके बीच का एंगल यदि इक्वल दे रखा है, कोई भी दो साइड के बीच का, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे किस नियम से, एस ए एस, साइड एंगल साइड, इस नियम से समरूप होंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने शायद पीछे वाले क्वेश्चन में, पीछे वाले रूल में मैंने ये नहीं लिखा कि समरूप होंगे, तो ये किस नियम से होंगे बेटा, ये समरूप हो रहे हैं यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, हमने सारे रूल यहाँ पे कवर कर लिए हैं। सॉरी, टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा ही, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर मैं ये सारा जो चैप्टर नंबर 6 है उसका सारा मोस्ट इसी के अंदर मैंने डाल दिया है, ठीक है। आप इसके आधार पर आप आरबीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए आप उनको आराम से सोल्व कर सकते हो। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्या कहा है कि यदि एल एम समांतर है किसकी, सी बी के, एल एम समांतर है किसकी, सी बी के, और एल एन समांतर है किसकी, सी डी की, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है बेटा, ये आपको दिया गया है इस ट्रायंगल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखोगे, दिया, जो भी दिया है वो गिवन, सबसे पहले गिवन लिखोगे, तो गिवन लिख दो यहाँ पे, एल एम प्रोपोर्शनल होगा सी बी के, और दूसरा दे रखा है एल एन प्रोपोर्शनल सॉरी पैरेलल है, सॉरी पैरेलल सी डी के, समांतर किसकी होगा, एल एन जो है वो समांतर हो रहा है किसकी, सी डी के। तो यहाँ पर आपको ये तो दे रखा है। अच्छा, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको लिखना है सिद्ध, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है बेटा, आपसे कह रहा है कि ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू होगा ए एन अपॉन में होगा ए डी, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। दो स्टेप हो गई, प्रत्येक क्वेश्चन में दो स्टेप होगी। सबसे पहले आपको डायग्राम दे रखा है तो डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाना है, सबसे पहला काम आपको डायग्राम बनाना है। दूसरा, दिया गया है जो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिखना है, उसके बाद में जो सिद्ध करना है वो लिखना है, उसके बाद में आप स्टार्ट करोगे यहाँ से किससे, उपपत्ति लिखो या प्रूफ लिखो,
उपपत्ति, हिंदी में लिखोगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ पे हल लिखोगे। कब? जब आपको ज्ञात करने के लिए। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले किससे बताओ? अभी मैंने बताया था त्रिभुज से। तो सबसे पहले आपको लेना है त्रिभुज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो ये है डायग्राम है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो वाला ये वाला एक त्रिभुज तो आपको ये दिखाई दे रहा है, और एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है नीचे। ध्यान से देखो, एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने अलग कलर से यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल है वो ले लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है कि पहला ट्रायंगल लेना। तो त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी सी, जो ब्लैक कलर से यहाँ पर बना हुआ है ये वाला, इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ। ये त्रिभुज मैंने लिया है सबसे पहले। ठीक है, ये त्रिभुज मैंने लिया है ऊपर वाला। तो इस नीचे वाले को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये वाला, ठीक है, इसको सही से कर देता हूँ मैं, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सॉरी, कहने का मतलब मैं ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसको काम में लेने वाला हूँ। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ये वाला, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो ले लिया, लिखेंगे यहाँ पे में पहली स्टेप। दूसरी स्टेप जो दिया गया है वो लिखेंगे। तो इस त्रिभुज के अंदर क्या दे रखा है हमें? इस त्रिभुज में देखो एल एम। तो एल एम ये वाली भुजा किसके समांतर दिखाई दे रही है? बी सी की। तो लिख दो, ये दिया गया है आपको, एल एम समांतर है, सी बी लिखो या बी सी लिखो, आपकी मर्जी है। ये क्या है? हमें दिया गया है, दिया है। सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप क्या लिखोगे? यदि समांतर है तो हाफ के अपोन में हाफ, फुल के अपोन में फुल। तो ये कैसे पता लगेगा कि हाफ के अपोन में हाफ है या फुल के अपोन में फुल? यहाँ से देख सकते हो आप, ए एम अपोन में होगा ए बी। तो ए बी फुल है तो हाफ के अपोन में फुल है। तो आप ये वाला है ए एम अपोन में ए बी इज इक्वल टू दूसरा ए एल, ए एल, ए एल अपोन में होगा ए सी। ये क्या है? बाई बीपीटी। किससे बेटा? बीपीटी, बाई बीपीटी। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, खत्म। सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट मैं आगे कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो नीचे वाला ट्रायंगल कैसा था? इस टाइप का, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ। यहाँ ए लिखा था, यहाँ सी लिखा था, यहाँ पर एल लिखा हुआ है, यहाँ पर एन लिखा हुआ था, और यहाँ पर डी लिखा हुआ। देख लो आप पीछे वाले क्वेश्चन में, यही है ना? एन लिखा हुआ था, ये डी है, ये ए है, ये नीचे वाला है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज। तो लिखो त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ये दो त्रिभुज हो गए हमारे पास। दूसरा त्रिभुज है, पहले त्रिभुज का नाम लिख लिया, फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन में दे रखा क्या है आपको कि एल एन समांतर होगा सी डी के। एल एन जो है वो किसके समांतर है? सी डी के। इस भुजा के समांतर दे रखा है।
दे रखा है, दिया गया ना, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। दूसरी, तीसरी स्टेप, हाफ के अपोन में फुल और हाफ के अपोन में फुल, तो यहाँ लिखोगे ए एल अपोन में फुल ए सी इज इक्वल टू ए एन अपोन में ए डी, ए एन अपोन में ए डी, किससे भी, बाई बीपीटी से, बाई बीपीटी। ये समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करके देखो। अब दोनों में क्या है, ए एल अपॉन ए सी। पीछे वाले में भी देखो, समीकरण नंबर 1 में ए एम अपॉन ए एल अपॉन में ए सी। तो ए एल अपॉन ए सी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे ए एम अपॉन ए बी लिख सकता हूँ ना। तो देखो यहाँ पे, सॉरी, ए एल अपॉन ए सी की जगह क्या लिखूँगा मैं, ए, यहाँ पर पहले ये लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो 3 स्टेप बताइए, वही 3 स्टेप यहाँ पे लिखी है, पीछे भी 3 वही स्टेप लिखी थी। और ये क्वेश्चन देखो, आप जो रिक्वायर आंसर था वो ऑटोमेटिक आ गया। ए एल अपॉन ए सी, समीकरण नंबर 1 में ए एल अपॉन ए सी की जगह क्या था, ए एम अपॉन में ए बी बराबर, इसकी जगह मैंने समीकरण नंबर 1 से मान रख दिया, और ये है आपके पास ए एन अपॉन में ए डी। देखो ध्यान से, यही आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूफ, अति सिद्धम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी। ठीक है, तो क्या आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि पी क्यू आर एस आपको दिया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर लिख दो आप, दिया हमें सबसे पहले पी क्यू समांतर है आर एस के, पी क्यू आर एस के समांतर है। ओके, उसके बाद आपको सिद्ध जो करना है वो यहाँ पे लिख दो, सिद्ध करना है। क्या लिखोगे बेटा सिद्ध करने में, कि ट्रायंगल पी ओ क्यू समरूप है ट्रायंगल एस ओ आर की, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा, ये इतना लिखने के बाद क्या लिखते हैं हम, उपपत्ति, क्या लिखते हैं, उपपत्ति। तो उपपत्ति में क्या लिखोगे आप, सबसे पहले त्रिभुज का नाम, तो त्रिभुज का नाम लिख दो भाई। त्रिभुज का नाम लिखा मैंने कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस, समरूप नहीं लिखना है यहाँ पे, समरूप नहीं लिखना है आपको, तथा यहाँ तथा लगाना है समरूप की जगह, त्रिभुज एस ओ आर में, ये दोनों को साथ लेना है, इस क्वेश्चन में दोनों को साथ लेना है। ठीक है, समरूपता की कसौटी से मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, समरूपता की कसौटी का ये क्वेश्चन है 6.3 का। ओके, अब यहाँ पर देखो 6.3 का है ये क्वेश्चन, ये लिख लिया, में दिया गया, लिख लिया। अब क्या दे रखा है देखो, और क्या दिया है, समांतर भुजा है, तो आप ये देखो कि इनको कोई ना कोई प्रतिच्छेद भी कर रही है, तो ये देखो ये प्रतिच्छेद कर रही है, पी आर को, ये पी एस जो है वो प्रतिच्छेद कर रही है पी क्यू को और इसको, तो यहाँ देखो ये एक एकांतर कोण बन रहा है,
ये एक जड़ की आकृति बन रही है, यहाँ देखो ध्यान से, बन रही है। ये एक जड़ की आकृति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये वाली दिखाई दे रही है, बिल्कुल दे रही होगी, है ना। बिल्कुल आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी कि ये वाला एंगल और ये एस वाला, ये आर वाला एंगल और ये क्यू वाला एंगल, क्या आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे ना, एकांतर कोण। तो आप लिखोगे कि एंगल P इज इक्वल टू होगा एंगल S की, कारण क्या लिखोगे? एकांतर कोण, जड़ की आकृति में बन रहे हैं ना एकांतर कोण, यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, याद रखना कारण लिखना बहुत जरूरी है। प्रत्येक क्वेश्चन में दिया गया है तो दिया गया लिख दो, कारण में जो भी है वो लिखोगे आप। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर हमें एक चीज़ और दे रखी है, जो त्रिभुज का नाम लिखने के बाद हमने लिखना है जो दिया गया है। तो पी क्यू समांतर है आर एस की, ये दिया है, ये बात यहाँ पर इंक्लूड करोगे। ठीक है, उसके बाद में ये काम करोगे। उसके बाद में देखो क्यू आर के इक्वल है, ये इसका भी क्या कारण है? एकांतर कोण है, एकांतर अल्टरनेट एंगल है ना। अच्छा, उसके बाद में आपको तीसरी बात ये देखो आप, इस त्रिभुज के अंदर ओ कोण और इस त्रिभुज के अंदर भी ओ कोण। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल पी, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा दूर लिख दिया, एंगल पी ओ क्यू बराबर होगा कोण आर, सो पहले देखो पी का नाम लिखा है तो पी किसके बराबर है? एस की, तो पहले एस लिखोगे, एस ओ आर क्या होंगे? इक्वल। कारण क्या लिखोगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुखी कोण, क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण। रीजन क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। यदि तीन एंगल बराबर आ जाते हैं किन्हीं दो त्रिभुज के, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? पी ओ क्यू समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप। किसके? दूसरे त्रिभुज के, त्रिभुज एस ओ आर। कारण क्या लिखोगे? किससे? बाई एंगल, इससे दोनों त्रिभुज क्या हो गए? प्रूफ हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा वीडियो लंबा है थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ उसके बाद में बहुत है। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। एक चतुर्भुज आपको यहाँ पे दे रखा है ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ओ ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ है। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो सबसे पहला काम आपका डायग्राम बनाने का। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक डायग्राम बनाओगे, सुंदर सा चित्र यहाँ पर आप बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सुंदर सा डायग्राम बनाने का प्रयास किया है। ये वाला, ठीक है, नाम लिख दिया डी सी बी ए। इसके विकिरण खींच दिए, एक विकिरण ये हो जाएगा, ये बिंदु ओ हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज समलंब चतुर्भुज बना दिया। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है दिया है, सबसे पहले दिया है। तो दिया है में क्या लिखोगे बेटा? जो दे रखा है वो। ये सर हमें तो ये दे रखा है,
ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर होगा सी ओ अपॉन में डी ओ के। दिया है, लिख दिया। उसके बाद में जो सिद्ध करना है वो लिखो। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? कि ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है, ट्रिपिजम है। तो ये लिख दो यहाँ पे कि ए बी सी डी एक समलंब है। अच्छा, समलंब होना, समलंब है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है? समलंब है ना, इसका मतलब ये कह रहा है कि ए बी समांतर होगा डी सी की। इसको प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है, दे नहीं रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास दो भुजा ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, ये क्या है? हाफ के अपोन में हाफ, हाफ के अपोन में हाफ, ऐसा कुछ है ना। तो हमें क्या दे रखी है? कन्वर्जन ऑफ पीपीटी, थेल्स प्रमेय का विलोम या बीपीटी का विलोम, उससे हमें करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज हमको ऐसे लेने जिनकी दो भुजाएं बराबर हो। तो देखो, ऐसा कोई भी त्रिभुज, एक त्रिभुज ये दिख रहा है लेकिन इसमें कोई भुजा नहीं है। एक त्रिभुज ये रहा, इसमें भी कोई नहीं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो हमें करनी पड़ेगी एक रचना। तो हम कहीं पे भी एक क्या खींच लेते हैं, चाहे तो इनके इक्वल खींच लो, चाहे इन दोनों के समांतर। सॉरी, इक्वल का नाम आ गया समांतर। मैंने यहाँ से इसका नाम लिख दिया एम, एम ओ। ठीक है, ये मैंने की है रचना। तो यहाँ लिखो रचना। यदि आपको रचना करने की आवश्यकता है तो जस्ट सिद्ध करने के बाद आपको वो रचना लिखनी है। ठीक है, तो रचना में क्या लिखोगे कि एम ओ समांतर है किसके? ए बी के। ये हमने क्या किए? खींची है, खींची कि एम ओ ए बी के समांतर खींची गई है। ये हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे बेटा? प्रूफ। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी ऐसी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज का नाम। प्रूफ में क्या लिखेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति या प्रूफ, उसमें क्या लिखेंगे हम? त्रिभुज का नाम। तो हमें कौन सा त्रिभुज लेना चाहिए? यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर ये त्रिभुज देखो, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? ये वाला, नीचे वाला, ए बी और डी, ये वाला। ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज ए बी डी। तो यहाँ ए बी डी में देखो, ए बी डी में एम ओ ए बी के समांतर हो गया। यहाँ क्या लिखोगे कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में सबसे पहला काम। अब इसके अंदर समांतर, समांतर क्या था? एम ओ समांतर है ए बी की। ये हमने क्या, कहाँ से मिला? रचना से। जहाँ से मिल रहा है वो लिख दो। रचना से मिला, रचना से दिया गया है लिखा, तो दिया गया से लिख दिया। उसके बाद में तीसरा, दो स्टेप लिख दी। तीसरी, तीसरी क्या लिखोगे? हाफ के अपोन में हाफ वाली। तो डी एम अपोन में एम ए बराबर होगा डी ओ अपोन में बी ओ। किससे? वाई बी पी टी। ये समीकरण नंबर एक। तीनों वही वो लाइन लिखी है। पहले त्रिभुज का नाम, फिर सम दिया गया, वो समांतर है तो समांतर, ये वाली है तो ये वाली बीपीटी दे रखी है, फिर बीपीटी से। ठीक है, ये समीकरण नंबर एक। अब समीकरण दूसरा आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दे रखा है।
आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि डी एम, सॉरी ये तो ना दे रखा है, ये तो का निकाल रहे हैं, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है एक बार फिर से देख लेते हैं पीछे, ये वाला। तो दूसरा त्रिभुज तो ये है, यहाँ देखो ए डी सी, ए डी सी में देखो आप, ए डी सी दे रखा है, तो इसके अंदर एम ओ जो है सी डी के समांतर है, तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है ना, तो आप डायरेक्ट ये चीज़ यहाँ पे लिख दोगे। क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे कि ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू होगा सी ओ अपॉन में डी, ये दिया गया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाला ए ओ इसके अपॉन में ले आओ और ये डी ओ यहाँ ले आओ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ बताना है, क्या सिर्फ ये चेंज करना है। तो डी ओ अपॉन में बी ओ, देखो ये यहाँ मल्टीपल होगा, ये इसके साथ मल्टीपल होगा, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, बस। बाकी सी ओ को नहीं छेड़ना है, यहाँ डिवाइड मल्टीपल में, ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए। आ गया, ये समीकरण नंबर 2 है। मैं यहीं पे, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 से देख लेना, डी ओ और ओ बी, डी ओ और ओ बी दोनों इक्वल है, तो डी एम अपॉन ए एम यही कर देता हूँ, चलो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ये लाइन लिखी, और यहाँ लिख देंगे हम कि डी एम अपॉन में ए एम अपॉन में ए एम इज इक्वल टू क्या है, एम ए लिख दो चाहे ए एम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। एम ए है तो एम ए लिख दो, तो लिख दो एम ए इज इक्वल टू, डी ओ की जगह तो हमने लिखा तो सी ओ अपॉन में ए ओ लिख दिया। ओके, ये वाला देखो यहाँ पे, ये सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा था, लिख दिया। तो यदि ये है ये वाला, तो डी सी समांतर होगी किसके, एम ओ के, किस नियम से, बाई बी पी टी, बाई नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बी पी टी के कन्वर्जन से मुझे लिखना था यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, बी पी टी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से, तो बीपीटी के विलोम से दोनों समांतर हो गई। अब ध्यान से देखो, एम ओ जो है वो ए बी के समांतर भी है ना, और एम ओ ए बी के समांतर भी है, ए बी के समांतर भी है, और सी डी के समांतर भी हमने यहाँ पर निकाल लिया है। निकाल लिया, तो लास्ट लाइन अतः है ए बी, एम ओ की जगह ए बी लिख दिया, समांतर होगा डी सी के। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा आज का। इस 6 की एक्सरसाइज, यहाँ पर 6 की एक्सरसाइज का रिवीजन खत्म, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 प्रश्नावली 7। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर यदि वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए, ताकि मैं भी आपको ऐसा लॉजिक लेके आपको बताऊं, ठीक है। ओके, धन्यवाद, आज के लिए बस इतना।